हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू काउट्स एकेडमी। और आज हम परसेंटेज सीरीज का दूसरा लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, हमने देखा था पिछले क्लास में भी हमने कई क्वेश्चंस किए थे। आज भी हम क्वेश्चंस उठाने वाले हैं और देखेंगे उनको इजीली कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि परसेंटेज क्वेश्चन जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको परसेंटेज क्वेश्चन को कैसे ईजिली सॉल्व करना है हम इस लेक्चर में फिर से देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपनी संपत्ति का 30% भाग एक संस्था को दान कर दिया। ठीक है, शेष राशि का क्रमशः 30% और 25% भाग अपनी पत्नी और बेटे को देता है। बाकी धनराशि वह अपनी 3 बेटियों के बीच समान रूप से विभाजित करता है। उसकी बेटियों में से एक को 42 लाख रुपए मिलते हैं। उस आदमी की कुल संपत्ति क्या थी? ठीक है, तो ध्यान से सुनिए क्या कह रहा है। इसने कहा है एक व्यक्ति है, ठीक है, उसने क्या किया, 30% किसी संस्था को दान दे दिया। उसके बाद जो बचा हुआ पैसा था उसके पास, उसका 30% और 25% क्रमशः पत्नी और बेटे को दान, पत्नी और बेटे के नाम कर देता है। उसके बाद अपनी 3 बेटियों में जो बचा हुआ धन है उसका बराबर बराबर हिस्सा वो दे देता है। तो एक बेटी को 42 लाख मिलता है। तो पता करना है कि उस व्यक्ति के पास टोटल कितनी संपत्ति थी। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं टोटल उसके पास क्या था, 100। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है, उसने पहले क्या किया, 30% क्या किया, दान दे दिया। बचा कितना उसके पास, 70%। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया, 30% और 25% रिमेनिंग का, यानी रिमेनिंग अब हमारे पास क्या है, ये है, इसका 30% और 25%, यानी कि 55%। 30 + 25 55 हो गया। 55% इसका खर्च कर देता है, यानी कि बेटे और पत्नी को दे देता है। तो बचा उसके पास कितना, ऑब्वियस है, इसका 45%। ठीक, तो उसने क्या किया, अब तीनों बेटियों को बराबर बराबर, 3 बेटियां तो बराबर, 3 कुल धनराशि अगर 3 है तो एक एक को कितना मिलेगा, एक एक करके। ठीक, यानी कि एक बेटी को कितना मिल रहा है, 1/3 लिख सकते हैं। ध्यान समझिए, उसने क्या किया, 70% अभी बचा हुआ है, 30% दान दे दिया। तो उसके बाद 55% रिमेनिंग का उसने क्या किया, बेटे और पत्नी को दे दिया। तो उसके पास इतना बच गया। ठीक, यहाँ तक। अब क्या किया, उसको 3 हिस्से में बांट दिया। तो एक बेटी को कितना मिलेगा, तो यहाँ से अब देख लेते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो 3 15 15 7 105 10.5। ठीक है, तो हमने क्या किया, जब 100 रुपया उसके पास था कुल संपत्ति, तो 10.5 एक बेटी को मिल रहा है। लेकिन 10.5 का मतलब क्या है बताइए, एक बेटी को मिला कितना है, 42 लाख। यानी कि एक को कितना, इसका एक यूनिट का 10.5 यूनिट कितना है, 42। 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 4। यानी कि इससे स्पष्ट है कि 100 यूनिट्स, यानी कि जो वेल्थ होगा उस व्यक्ति के पास वो कितना होगा, 400 लाख ही तो होगा। सिंपल है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं आप, बिल्कुल यही अप्रोच फॉलो करेंगे और इजीली आंसर आता होगा आपका 400 लाख। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपए प्रति लीटर से बढ़कर 75 रुपए प्रति लीटर हो जाती है। ठीक है, पेट्रोल की खपत को कितना प्रतिशत कम करना होगा ताकि बढ़ा हुआ खर्च केवल 10% रहे। यानी कि कहना ये चाहता है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ी, ठीक, कंजम्पशन हम कितना, खपत कितना कम करें ताकि जो ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल खर्च जो केवल 10% से बढ़े। तो आपको पता है कभी भी आप सामान लेते हैं, जैसे आपने मार्केटिंग की तो सामान लिया, ठीक, तो आपके पास कुछ बजट होता है, जैसे 500 में कुछ लेना था, लेकिन पता चला आपको 500 में ये 10-12 सामान लेने थे, लेकिन पता चला कि इनकी कीमत क्या हुई है, बढ़ गई है। यानी कि अब आपको क्या करना पड़ेगा, 500 रुपये ही खर्च करना था तो वस्तुओं की संख्या क्या करनी पड़ेगी,
या उनकी क्वांटिटी क्या करनी पड़ेगी, मात्रा क्या करनी पड़ेगी, कम लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ लगता है। जैसे ये कह रहा है कि 60 से 75 हो गई, तो हमने क्या देखा कि इसका रेशियो देख लिया, 4 क्या हो गया होगा 5 में। ठीक है, ठीक, तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से, यानी कि 4 रुपये 5 रुपये में कन्वर्ट हो रहा होगा। ठीक है, अब क्या करना था, कुल मिला के मुझे 10% ही खर्च बढ़ाना है। ठीक, तो मैं ये देखूंगा, अगर मैं ये मान लूँ कि खर्च अभी नहीं बढ़ा दूंगा, खर्च सेम रखना होगा अगर, तो मुझे 5 को 4 में कन्वर्ट करना होगा। यानी अगर ये मेरा प्राइस है तो उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशियो, यानी कि ये 20 हो जाता और ये भी 20 हो जाता, टोटल खर्च कुछ नहीं बढ़ता। अगर मैं 4 रुपये को 5 रुपये में कन्वर्ट कर देता, 4 रुपये का सामान 5 रुपये में बिकने लगता, तो 5 सामान की जगह मैं 4 ले पाता। यही तो कहना चाहता हूँ, 20 का 20 ही खर्च रह जाता, 4 5 30, 4 5 20। लेकिन अब मुझे ये नहीं पता है, क्यों? क्योंकि मुझे सामान का भी कंजम्पशन निकालना है, लेकिन मुझे ये पता है कि 20 जो है उसमें क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर में कितना है, 10% इंक्रीज कर रहा है। यानी कि मैं यहाँ लिख सकता हूँ 20 + 2 = 22। ठीक है, समझ रहे हैं? यानी 20 का सामान 22 में खरीद रहा हूँ मैं अब, यानी कि अगर मैं 4 का 5 में, तो 5 को कितने, 5 में कितना कम करूँ, ये 22 रुपया तक ही जाए 20 का सामान। तो मैं देख सकता हूँ ये 4 5 20 था, तो ये 5 इंटू कितना होगा, जो 22 आ जाए। यानी कि अगर मैं यहाँ देखूँ 22/5 अगर मैं करता हूँ, ये 4.4 सामान, 5 जो सामान मैं खरीद रहा था 5 की मात्रा में, वो अब मैं कितना खरीद रहा हूँ 4.4। तो बस अब यही बताना था मुझे, इसके कितना का डिक्रीमेंट है, कितना डिक्रीज है। तो 4.4 5 से कितना कम है, 0.6/5 × 100 आपका आ जाएगा यहाँ से 12%। बिल्कुल इजी है, देख सकते हैं कैसे करना था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन कहता है, यदि पास होने के लिए 35% अंकों की आवश्यकता होती है, एक विद्यार्थी को 200 अंक मिले परंतु वह 24 नंबरों से फेल हो गया, अधिकतम अंक क्या है? ठीक है, यानी कि 35% आर द पासिंग मार्क्स, a student gets 200 marks and fails by 24 marks, what were the maximum marks? यहाँ इसका मतलब ये स्पष्ट है, 200 नंबर पाने के बाद भी वो क्या हो गया, 24 नंबर से क्या हो गया, फेल हो गया। यानी कि 24 नंबर अगर और उसे मिल जाते तो क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी कि पासिंग मार्क्स कितना है, पास मार्क्स कितना है, 224। अब ये हमें दे रखा है, पहले बता रखा है 35% आर द पासिंग मार्क्स, यानी कि यहाँ से स्पष्ट हो गया कि ये 35 पासिंग मार्क्स ये है, वो ओवरऑल का क्या है, 35% ही तो है। यानी कि 35% यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हैं, वो कितना है 224। तो मैक्सिमम मार्क्स यानी कि 100%, वो कितना हो जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, 35 से मल्टीप्लाई किया तो ये 7 5 35, 7 3 21, 7 2 14, ये 6.4, 640 नंबर। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक, यानी कि जो जितने नंबर से फेल हुआ है उतना जोड़ते ही हमारा क्या आ जाएगा, वो नंबर, वो संख्या क्या होगी, वो पासिंग मार्क्स होगी। ठीक, तो पासिंग मार्क कितना है दिया हुआ है 35%, तो 100% आपको निकल जाएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, आंसर आ जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि when a number is increased by 24 it becomes 115% of itself, what is the number? बहुत इजी क्वेश्चन है। यानी कि जब किसी संख्या को 24 से बढ़ाया जाता है तो वह संख्या का 115% हो जाती है। वह संख्या क्या है? अगर एक बात समझिए, कोई भी संख्या उसको 24 से बढ़ाया तो वो अपना ही क्या हो गया, 115% हो गया। मैं ये कहूँ कि कोई भी संख्या अपना क्या होती है, 100% ही तो होती है। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, अब उसको 115%, 24 माने 115% हो गया। यानी कि आप यहाँ समझ सकते हैं कि जो इंक्रीमेंट हुआ है अपनी संख्या अपने से 115% इंक्रीज करने का मतलब है 24 जोड़ने से। यानी कि संख्या में क्या है, जो 24 जोड़ा है वो संख्या है क्या है, 15% ही तो है।
तभी तो उसे जोड़ा, तो 100 प्लस 15 जो संख्या अपनी खुद की, यहाँ देखा, यहाँ देखिए अपना स्वयं संख्या कितना होता है, 100% ही तो होता है तो अपने स्वयं का, तो 15% जोड़ते ही क्या हो गया 24%। यहाँ से 100% निकाल लिया, 24/15 गुणे 100, यही आपका आंसर होगा। कितना होगा जो भी आ जाए, ये नंबर आ गया आपका 160। 160 इज द रिक्वायर्ड आंसर। इजी क्वेश्चन था, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इनमें भी कुछ लोग क्या होते हैं, कन्वेंशनल अप्रोच ट्राई करेंगे तो उससे थोड़ा सा लंबा हो सकता है। जैसे x मान लिया, x में क्या किया 115 ऑफ x ऐसे करके सॉल्व किया, तो उससे क्या होगा आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। इससे क्या होगा बिल्कुल इजीली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन बिल्कुल रट लेना है, ये हर एग्जाम में आता है और बिल्कुल इजीली सॉल्व कैसे करना है हम आज समझेंगे। ये कह रहा है कि अ मैन्स एनुअल इनकम हैज इंक्रीज्ड बाय ₹2 lakhs बट द टैक्स ऑन इनकम दैट ही हैज टू पे हैज रिड्यूस्ड फ्रॉम 20% to 16%, ठीक। एंड नाउ ही पेज द सेम अमाउंट ऑफ टैक्स एज बिफोर, व्हाट इज द इंक्रीज इनकम। यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय जो है 2 लाख रुपए से बढ़ी है, 2 लाख रुपए वार्षिक बढ़ गई, लेकिन उस आय पर टैक्स जो थी वो अभी भी क्या हो रही है, टैक्स पेमेंट सेम है, लेकिन प्रतिशत जो है टैक्स है वो 20 से क्या हो गई 16%, ठीक है। तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है। तो एक बात समझिए, अगर मैं x मान लेता हूँ, अगला अप्रोच भी देखेंगे, ये वाला पहले देखते हैं, इसी से आप समझ पाएंगे। अगर मैं x मान लूँ इनिशियल इनकम, तो उसमें कह रहा है कि मैं 2 लाख बढ़ाता हूँ जो, ठीक है, तो उस पर क्या लग रहा है बताइए, 16% ही तो लग रहा है। पहले जो थी 16%, ठीक है, उसका 16%, यानी कि उसको टैक्स देना पड़ रहा है। लेकिन पहले क्या था, जब x था तो 20% उसको दे रहा है। वो पहले कितना टैक्स दे रहा था 20%। इनिशियल इनकम क्या थी x, यहाँ पे क्या है, अब 2 लाख से बढ़ गई वार्षिक है और 20% से होके 16% उसका आयकर प्रतिशत कितना हो गया 16%, यानी लेकिन फिर भी आयकर जो है उसे सेम भरना पड़ रहा है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया। यहाँ से मैं सॉल्व करूंगा, 20x - 16x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 लाख गुणे 100 हुआ, ठीक है, और इंटू 100 ये वाला हो जाएगा जो ये परसेंट से निकल के आएगा, ठीक। अब इसको मैं सॉल्व करता हूँ, 4x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 32 लाख, ठीक। x इज इक्वल टू 8 लाख। यानी कि अगर मैं बढ़े हुए इनकम की बात करूं तो वो कितना हो जाएगा, 2 लाख इंक्रीज कर देंगे, क्या हो जाएगा आंसर हमारा बिल्कुल 10 लाख हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे एक चीज हमें समझना था, समझना क्या है, जब हम सॉल्व कर रहे हैं देख रहे हैं यहाँ पे कि मुझे रिक्वायरमेंट किस चीज की है, इस पॉइंट को बहुत ध्यान से देखिएगा और नोट करना है इस पॉइंट को, ठीक है। क्यों करना है, देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जब आयकर उसने सेम भरना है, अभी भी क्या करना है, पहले जो था उसकी वार्षिक आय बढ़ा दिया, फिर भी क्या हो रहा है उसको आयकर जो है सेम भरना पड़ रहा है। क्यों भरना पड़ रहा है, क्योंकि आय बढ़ने के बाद आयकर बढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ उसमें क्या हो गया, जो आयकर का प्रतिशत था उसको क्या कर दिया 4% से कम कर दिया, ठीक है। तो 4% से कम किया, तो एक बात समझिए, ठीक है, मैं इसको इरेज करता हूं। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो आयकर इसलिए सेम रहा क्योंकि जो प्रतिशत में कमी आई उसी के कारण क्या हुआ, और आय में वृद्धि और प्रतिशत में कमी के कारण ही क्या हो रहा है, हमारा आयकर सेम है। तो प्रतिशत में कमी किसकी आई है, प्रतिशत में कमी आई है आपके इनिशियल जो इनकम है, ठीक है। और इनिशियल इनकम क्या थी हमारी, मान लीजिए कुछ थी x, लेकिन हमने क्या किया 4% उस पर टैक्स कम किया। देखिएगा ध्यान दीजिएगा, तो टैक्स अब इनिशियल इनकम पे कितना दे रहे हैं 4% कमी है, और ये 4% जो कम कर रहे हैं उसको कहाँ कंपेंसेट करना पड़ रहा है, जो 16% क्या हो रहा है, ध्यान से समझिएगा, जो 16% आपका इंक्रीज इनकम है। इंक्रीज इनकम क्या है 2 लाख, यानी कि 16% अभी भी मुझे 2 लाख पे देना पड़ रहा है कम करके, और इनिशियल इनकम पे मेरा क्या हुआ 4% डिक्रीमेंट, वही तो इक्वल है इसके जो मेरा
इनिशियल इनकम पे 4% डिक्रीज हुआ, उसको कौन कंपेंसेट कर रहा है? उसको कंपेंसेट कर रहा है ये 2 लाख पे 16% लगने वाला। ठीक है, ध्यान समझ रहे हैं? तो बस यहां से हम निकाल लेंगे, ये कितना हो जाएगा? 32,000। ठीक है, 4% कितना है? 32,000 है, तो 100% कितना हो जाएगा बताइए? 8 लाख होगा। और यही हमारा क्या था? रिक्वायर्ड आंसर था, यानी एक्स हमारा पहले भी आया था 8 लाख, और इंक्रीज कर देंगे 2 लाख तो 10 लाख। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन की ओर। अब इसी पे एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख से बढ़ जाती है, परंतु उस पर लगने वाला आयकर जो है 12% से 10% हो जाता है, यानी प्रतिशत में क्या हो गई? 2% की कमी आ गई। तो वही वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2% की क्या हुई? कमी आ गई। अब ये 2% क्या कर रहा है, देखते हैं क्या चेंज लाता है। ठीक, अब क्या हो रहा है कि अब उसे 10,000 रुपये अधिक आयकर देना पड़ता है। उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? पिछले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि जो आयकर था वो सेम रह गया था, जो बढ़ा, जो परसेंट में डिक्रीज हुआ वो वार्षिक आय बढ़ने के कारण क्या हो गया था? दोनों क्या हो गया था? कंपेंसेट हो गया था, और आयकर में कोई अंतर नहीं आ रहा था, दोनों केस में सेम देना पड़ रहा था। लेकिन यहाँ पे 10,000 क्या होगा? अधिक देना पड़ रहा है। ठीक है, तो 2% तो घटा दिया मैंने। अब मुझे क्या करना है, एक बात समझिए यहाँ पे ध्यान से। 5 लाख बढ़ाने से क्या हुआ? 10%, यानी 12 से 10% अब देना पड़ रहा है। तो उस 5 लाख पे अब मुझे कितना देना पड़ रहा है? 10%। तो 5 लाख का 10% कितना होगा? 50,000। ठीक है, लेकिन क्या यहाँ से हम निकाल सकते हैं? ध्यान समझिए, क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि अब जो है उसे नए में क्या करना पड़ रहा है? 10,000 क्या हो रहा है? अधिक देना पड़ रहा है। समझ रहे हैं? आयकर क्या हो रही है? 10,000 अधिक देनी पड़ रही है, यानी कि वो कंपेंसेट नहीं कर पा रहे हैं। तो कंपेंसेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इस 50,000 में से 10,000 को घटाएंगे जब, तभी जाके हमें उस 2% का जो डिक्रीमेंट है, जो टैक्स परसेंट में मुझे 2% का डिक्रीज दिखा, वो यहाँ से कंपेंसेट हो पाएगा। यानी कि 2% किसके इक्वल होगा? 40,000 के। तो यहाँ से मैं 100% इजीली निकाल सकता हूँ। क्या होगा? 20 लाख। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। यानी कि इनिशियल इनकम क्या होगी? 20 लाख होगी। ठीक, उस पर क्या हुआ? 5 लाख इंक्रीज किया, यानी कि 50,000 का टैक्स जो था उसको भरना था। लेकिन हुआ क्या? अभी भी क्या हो रहा है? वो जो इनिशियल इनकम पे डिक्रीमेंट हुआ इनकम टैक्स रेट का, उससे क्या हुआ? वो कंपेंसेट नहीं हो पाई। क्यों नहीं कंपेंसेट हो पाई? क्योंकि अभी भी उसको क्या करना पड़ रहा है? 10,000 रुपये अधिक देना पड़ रहा है। ठीक है, यानी कि जो 50,000 के कारण क्या हुआ, उस 10,000 में 10,000 हमको अधिक पे करना पड़ा। यानी कि उस 10,000 को जब हम कम करेंगे तो वो क्या होगा? तभी जाके वो क्या कर पाएगा? एक दूसरे को इक्वल कर पाएगा, और रेट सेम, रेट चेंज होने के कारण जो इनकम टैक्स हमें पे करना पड़ेगा वो सेम पे करना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरा आएगा 2% 40,000 के इक्वल, और 100% 20 लाख के इक्वल। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 20 लाख, और इंक्रीज इनकम क्या हो जाएगी? 25 लाख। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, वही प्राइस और कंजम्पशन वाला लास्ट। ठीक है, इसको आप कन्वेंशनल अप्रोच से भी कर सकते थे, एक बार उससे ट्राई कीजिएगा और फिर ये देखिएगा। ये समझने वाली चीज है। ठीक है, आपको समझना पड़ेगा। ठीक, ये क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन द प्राइस ऑफ एन आइटम वाज रिड्यूस्ड बाय 25%। 25% का मतलब क्या होता है? मैंने कल भी बताया था कैसे आप 25% को 1/4 लिख लेंगे, यानी कि 4 से क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन कह रहा है? देन इट्स सेल वाज इंक्रीज्ड बाय X%। इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20% इन द रिसिप्ट ऑफ द रेवेन्यू देन द वैल्यू ऑफ X विल बी। मैंने टोटल खर्च में क्या हुआ? वो 20% का इंक्रीमेंट हुआ है, तो बताना है X का कितना परसेंट होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 4 से 3 हुआ होगा, तो 3 से 4 रखते हैं तो क्या होता है? रेवेन्यू सेम होता है 12 और
12, ध्यान समझिएगा। लेकिन मुझे ये पता नहीं है, मुझे ये कह रहा है कि इसने इसको x% से इंक्रीज किया गया है कंजम्पशन को, ठीक है, यानी ये 12 है, ये 12 है। अब देखिए ओवरऑल क्या कह रहा है इंक्रीमेंट, कि ओवरऑल इंक्रीमेंट जो होना चाहिए वो 20% का होना चाहिए। यानी मैं इसमें क्या करूँ, 12 2 जा 24, 2.4 ऐड कर लूंगा तो ये 14.4, मैंने कि अगर 12 इनिशियल रिवेन्यू है तो फाइनल रिवेन्यू क्या होनी चाहिए, 14.4, ठीक है। अब यहाँ इस वाले कंजम्पशन को निकालने के लिए मुझे क्या करना था, इसको डिवाइड किया मैंने तो ये आ गया 4.8। मैंने 4 से 3 अगर प्राइस का रेट हुआ तो 3 से 4.8 अगर मैं करता हूं कंजम्पशन का रेट, तभी जाके मुझे 20% का इंक्रीमेंट ओवरऑल रिवेन्यू में मिल पाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। ये क्या है, ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर यानी कि इसको मैं कह सकता हूं ओवरऑल जो खर्च है, ठीक है। यानी कि इसमें 4.8 कितना इंक्रीमेंट है, 1.8 का है, 1.83 का कितना है, 60% है, ठीक है। यानी x क्या होगा, x क्या है, x% से इंक्रीज किया तो x आपका क्या हो जाएगा, 60%, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमने देखे हैं परसेंटेज के, कैसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स अपने देते रहिए। और जो भी कोई प्रॉब्लम्स हो अपने कमेंट्स में मेंशन कीजिए ताकि हम उस पर क्या कर सकें, अगले वीडियो में उसको मेंशन कर पाएं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।